एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि अभी राजस्थान में सीएचओ की वैकेंसीज निकली है, वो करीबन 6000 के समथिंग है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम उसी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस प्रिपरेशन का हमारा जो एक फिक्स पैटर्न रहेगा, और वो पैटर्न ऐसा रहेगा कि फर्स्ट जो है हम उसमें जो सिलेबस हमें दिया हुआ है उस सिलेबस के टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस वो होंगे जो प्रीवियसली सीएचओ के जो एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कि यूपी सीएचओ, एमपी सीएचओ, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पर हम उन्हीं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि थ्योरी के साथ साथ में आप जो है अपना एमसीक्यूज जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि ये जो पेपर है इसके अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं या कौन से लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो फर्स्ट डे 1 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मींस डे 1 के लिए जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है ये मोस्टली जो है ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बात ये यहाँ पर हमें ध्यान रखनी कि हम सीएचओ का जो पेपर देने जा रहे हैं, सीएचओ मींस क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेजर पोर्शन होगा, इस एग्जाम के अंदर जो मेजर पोर्शन होगा वो आपका कम्युनिटी से रिलेटेड होगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर जो आपका कम्युनिटी का सिलेबस है उसके हर टॉपिक को हम यहाँ पे थोड़ा थॉरली डिस्कस करें, और साथ में उसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर क्या क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं उनको डिस्कस करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होता है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो होती है उसके अंदर हमने क्या इंक्लूड करा है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्या लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, उसकी कितने लेवल्स है, उसके अंदर टोटल 4 लेवल है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है प्रीमोडियल। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, प्रीमोडियल, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कौन सा है, प्रीमोडियल। सेकंड आएगा प्राइमरी, सेकंड होगा प्राइमरी प्रिवेंशन। थर्ड होगा सेकेंडरी, और लास्ट में फोर्थ होगा टर्शरी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम कौन सा देख रहे हैं, प्रीमोडियल। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इन दिस पीपल्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड हार्मफुल लाइफस्टाइल्स, हैबिट्स एक्सेट्रा। प्रीमोडियल का मतलब है कि कोई डिजीज हुई ही नहीं है, बट हम उसके होने के चांसेस भी जो है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मींस लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप पहले ही क्या करें, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, एक्सरसाइज करें, जो हैबिट्स है ऐसी हार्मफुल जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सारी जो हैबिट्स है उनको अवॉइड करें। ठीक है, ये सारा किसके अंदर आता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। इसके लिए इसमें क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन दिस लेवल। ठीक है ना, तो हेल्थ एजुकेशन जो है, जो हम पेशेंट्स को देते हैं या जो हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि हेल्थ एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अब सेकंड आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, नाम से पता पड़ रहा है प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्शंस टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज हुई नहीं है उससे पहले हम क्या करें, उस डिजीज के लिए प्रिवेंशन कर रहे हैं। ठीक है, मींस प्रिवेंशन बिफोर द अकरेंस, मतलब होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेते हैं या इस एग्जाम के अंदर भी पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हमें ध्यान रखना है कि उसको किस में इंक्लूड करा हुआ है, प्राइमरी प्रिवेंशन में। ठीक है, इम्यूनाइजेशन इज इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इम्यूनाइजेशन, जो हम वैक्सीन वगैरह दे रहे हैं ना वो सारा किसके अंदर इंक्लूड होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। सेकेंडरी मीन्स नाम से पता चल रहा है सेकेंड। इसके अंदर क्या होता है, एक्शंस विच लिमिट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, मीन्स पर्सन को डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसी डिजीज का जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि पर्सन को डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है बट उसके प्रोग्रेस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट कर रहे हैं, मीन्स उसकी प्रोग्रेस जो है वो आगे नहीं हो, वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। या फिर हम बोल सकें कि उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि डिजीज तो हो गई बट उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो है उन सब का प्रिवेंशन भी किसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इट प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। फिर है डायग्नोसिस एंड माइल्ड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। इसके अंदर हम जो भी डिजीज है उसका डायग्नोसिस और जो माइल्ड ट्रीटमेंट होता है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जितने हेल्थ प्रोग्राम बनाए जाते हैं ना, ये सारे भी जो होते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि डिजीज हो गई है, उसका जो फर्दर डिटोरिएशन हो रहा है उसको प्रिवेंशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है, जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे इस टाइप के जो प्रोग्राम्स है इन सबको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि हेल्थ प्रोग्राम आर इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो वो उसको किस में इंक्लूड कर देंगे, प्रीमोडियल के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हेल्थ प्रोग्राम जो है उनको हम सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। टर्शरी मीन्स हमें पता पड़ रहा है कि लास्ट की बात आ गई है। अब इसके अंदर क्या होता है, इट टू रिड्यूस और लिमिट्स द इम्पेयरमेंट, मीन्स कि रिड्यूस कर रहा है, मीन्स कम कर रहा है, और लिमिट कर रहा है इम्पेयरमेंट्स को, मीन्स पेशेंट को क्या हो गया है, डिजीज हुई, ठीक है, उस डिजीज से उसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई, ठीक है, क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशंस तो हो गई हैं, बट ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आगे जाके पेशेंट को क्या नहीं करे, हैंडीकैप नहीं करते, उसका हम प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए, मीन्स सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में चेंज नहीं हो जाए, इसीलिए आता है टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें आता है रिहेबिलिटेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस। इसके अंदर क्या होता है, टर्शरी के अंदर हम मोस्टली जो फोकस करते हैं, हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है रिहेबिलिटेशन पे, कि पेशेंट को क्या हो गया है कि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है, वो मतलब डिसेबल हो गया है, तो हम उसको रिहेब कर रहे हैं, मीन्स पुनर्स्थापित कर रहे हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो वो इंक्लूड होता है टर्शरी प्रिवेंशन में। दिस लिमिट्स द इम्पेयरमेंट टू द हैंडीकैप, ठीक है, हैंडीकैप नहीं हो जाए पेशेंट, वहां तक हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन वो कंप्लीट होता है। अब जो है हम प्रीवियस ईयरली जो भी सीएचओ के एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने एक पैटर्न बनाया है कि हम इस तरह से सीएचओ के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है इससे बेटर कि हमें किस तरह से स्टडी करनी है, या क्या आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन सा टॉपिक इंक्लूड किया जाए, या फिर कौन सा एक स्पेसिफिक पैटर्न है उसको हम फॉलो करें, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। हमेशा हमें एग्जाम के अंदर एक चीज को ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो वर्ड आया है नॉट, है ना, इसी तरह से आता है और, या एक्सेप्ट,
तो ये क्या होता है कि ये वर्ड्स हम छोड़ देते हैं या हम फटाफट के चक्कर में इसको इग्नोर कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, आराम से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कि इसमें से टीबी का कौन सा कॉमन सिम्टम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, कफ फॉर 3 weeks और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन एंड लॉस ऑफ अपेटाइट। ठीक है, तो देखिए टीबी जो होता है ना उसके अंदर एक होते हैं क्लासिकल फीचर्स। ठीक है, जो टीबी है ना उसके अंदर होते हैं क्लासिकल फीचर्स, क्लासिकल फीचर्स। अब इन क्लासिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है लो ग्रेड फीवर। ठीक है, क्या होगा, लो ग्रेड फीवर। सेकेंड होगा कफ फॉर मोर देन 3 weeks, कफ मोर देन 3 weeks। देन आएगा लॉस ऑफ अपेटाइट, लॉस ऑफ अपेटाइट मीन्स पेशेंट को क्या नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट आता है नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग मीन्स रात में क्या होगा, पेशेंट को पसीने आने लगेंगे। और लास्ट इसी के अंदर आता है वेट लॉस, क्या होता है, वेट लॉस। तो ये जो है ये क्लासिकल फीचर्स है टीबी के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सिम्टम में क्या दे रखा है, कफ फॉर 3 weeks, तो ये तो होता है। सेकेंड है फीवर स्पेशली एट नाइट, ये भी है, फीवर भी है इसके अंदर। देन है वेट गेन, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वेट लॉस होता है ना कि वेट गेन। और लास्ट है लॉस ऑफ अपेटाइट मीन्स भूख ना लगना, वो भी इसमें है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, वेट गेन, क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट मतलब कि क्या नहीं होता है, तो वेट गेन नहीं होता है, क्या होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, अच्छा अगर टीबी की बात कर रहे हैं ना तो हमें एक टेस्ट होता है टीबी के लिए, मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, ये पैच टेस्ट होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इंट्राडर्मल क्या हम इंजेक्टेबल डालते हैं और उसके बाद में क्या होता है, हम देखते हैं लेंथ, देखते हैं कि वो कितना मिलीमीटर तक वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है, और ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है इसको कहाँ किया जाता है, 4 इंच, इसको करते हैं 4 इंच बिलो द एल्बो। ठीक है, एल्बो से 4 इंच नीचे की तरफ किया जाता है। और कैसे करते हैं हम, इंट्राडर्मल, कितना 0.1 ml। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 3 कंडीशन हो सकती है। अगर ग्रेनुलेशन जो है वो कितना है, मोर देन 10 mm है। ठीक है, या फिर 5 to 9 mm है, या फिर हम बोल सकते हैं देखिए अगर मोर देन 10 mm है तो मीन्स पॉजिटिव है पेशेंट, किसके लिए, टीबी के लिए। ग्रेनुलेशन कितना है, मोर देन 10। अगर 5 to 9 mm है तो वो कैसा है, डाउटफुल है, कैसा है, डाउटफुल, डाउटफुल है। ठीक है, कि पेशेंट को हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट एक चीज ध्यान रखना है, अगर पेशेंट HIV का है मीन्स पेशेंट ऑलरेडी क्या है, HIV से इन्फेक्टेड है और उसके अंदर इंड्यूरेशन जो है वो मोर देन 5 mm है, तो वो क्या है, पेशेंट टीबी पॉजिटिव है, उसके अंदर टीबी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान रखना, इंड्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि कितना ग्रेनुलेशन या कितना इंड्यूरेशन होता है जिसको हम पॉजिटिव या डाउटफुल या नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम टीबी की बात कर रहे हैं तो हमें ATT के बारे में भी पता होना चाहिए, मीन्स एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ATT जो है वो अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है, मीन्स बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ATT के बारे में कुछ बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे अपने और किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VVM।
ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वीवीएम की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, बी है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, सी है वैक्सीन वायल मॉनिटर और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वीवीएम जो होता है ना वो इंक्लूड किसके अंदर होता है या इसका यूज कहाँ होता है। इसका जो यूज होता है ना वो होता है वैक्सीन में। ठीक है, किसके अंदर यूज होता है इसका, वैक्सीन के अंदर। और कौन सी, मेनली वो भी ओपीवी मींस ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर। ठीक है, और वीवीएम जो होता है ना उसका जो फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो वो होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वैक्सीन वायल मॉनिटर। अगर हम बात करें कि वीवीएम जो होता है मींस वैक्सीन वायल मॉनिटर, वो होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जो वायल होती है वैक्सीन की मींस ओपीवी की जो वायल होती है उसके ऊपर एक ये इस तरह से मार्क बना होता है। ठीक है, जो यहाँ पे भी क्या होता है, ये डार्क कलर होता है। ठीक है, अगर ये जो है, ये जो मार्क बना हुआ है वो चेंज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, या फिर वो हो जाता है, या फिर वो कैसा चेंज हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये अगर इस तरह से हो गया, क्या जो वायल है वैक्सीन का, ओपीवी का जो ड्रॉप वगैरह दे रहे हैं, तो उस केस में हमें उस वायल को या उस वैक्सीन को यूज नहीं करना है। ये जो होता है ना वो उसके पोटेंसी को बताता है कि वैक्सीन जो है वो मतलब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो यही होता है वीवीएम मीन्स वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, next question, the suggested dose of vitamin A give at the 9 month of age is। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 9 मंथ की एज में हम विटामिन ई दे रहे हैं। ठीक है, विटामिन ए दे रहे हैं तो उसका डोज कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 1 लाख यूनिट, ऑप्शन बी 2 लाख यूनिट, ऑप्शन सी 3 लाख यूनिट, ऑप्शन डी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट या आईयू बोल सकते हैं हम उसको। तो देखिए विटामिन ए जो होता है ना वो जो हम जब 9 मंथ की एज पे देते हैं तो उसका डोज होता है 1 लाख यूनिट। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं हम, 9 मंथ की एज पे। ठीक है, अगर हम उसको दे रहे हैं 18 मंथ की एज पे, कितना, 18 मंथ, तो तब उसकी जो डोज होगी किसकी, विटामिन ई की, वो होगी 2 लाख यूनिट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा है 9 मंथ ऑफ एज, तो 9 मंथ में हम कितना देते हैं, 1 लाख यूनिट। बट अगर 18 मंथ पूछा हुआ है तो हम क्या देंगे, 2 लाख यूनिट। ठीक है, तो टोटल जो होता है ना एक्चुअली विटामिन ए की टोटल 9 डोज दी जाती है। कितनी दी जाती है, 9 डोजेस दी जाती है। और कब तक दी जाती है, अप टू द 60 मंथ, जब तक कि बच्चा 60 मंथ का नहीं हो जाता है तब तक। और उसके अंदर गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ की एज गैप में, गैप ऑफ 6 मंथ्स। हर 6 महीने के गैप के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे को विटामिन ए की डोज देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर 9 मंथ पूछा है तो 1 लाख यूनिट होगा और अगर 18 मंथ पूछा है तो 2 लाख यूनिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर, abdominal tenderness, slow pulse, delirium and rose colored rashes are seen in। ठीक है, ये हमें क्या है, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि ये सारे फीचर्स कौन से डिजीज के अंदर देखे जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए मीजल्स, बी मम्स, सी है रुबेला और डी दे रखा है चिकन पॉक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्या दे रखा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, फीवर, abdominal टेंडरनेस, स्लो पल्स, डिलीरियम एंड रोज कलर्ड रेशेस। मेन यहाँ पे जो चीज हमें पकड़नी वो है रोज कलर्ड रेशेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेशेस जो होते हैं ना वो कौन से डिजीज के अंदर होते हैं, मीजल्स में भी होते हैं, चिकन पॉक्स में भी होते हैं। ठीक है, और जो रुबेला जो हम बोल रहे हैं, रुबेला के अंदर क्या होता है कि रुबेला के अंदर भी रैशेज होंगे। ठीक है, बट रुबेला के अंदर जो रैशेज होंगे ना वो पिंक कलर के होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, पिंक कलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मीजल्स। कैसे,
मीजल्स की अगर हम बात करें तो मीजल्स के अंदर जो मेन चीजें होती है ना, एक तो होता है फीवर, ठीक है, सेकेंड होता है 3C मीन्स कफिंग, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। 3C में क्या आता है? कफिंग, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है स्नीजिंग मीन्स छींक वगैरह आना, स्नीजिंग, ठीक है। स्लो पल्स, पल्स कैसी हो जाएगी? स्लो पल्स। उसके साथ साथ में अब्डोमिनल टेंडरनेस, ये सारे जो होंगे ये किस में आएंगे? मीजल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मीजल्स होगा। अच्छा, मीजल्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो मीजल्स के अंदर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, वो है कॉप्लिक्स स्पॉट, कॉप्लिक्स स्पॉट्स, ठीक है। अब ये कॉप्लिक्स स्पॉट्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ना ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके अंदर होते हैं? ओरल कैविटी मीन्स जो हमारा लोअर लिप होता है ना, उसके पीछे की तरफ जो होंगे ना, जैसे क्रिस्टल सॉल्ट होता है ना, वो हम बोलते हैं कि पूरा वाला जो नमक आता है ना, वो जैसा दिखता है, उस तरह के स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वो जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन स्पॉट्स की, उसी को बोला जाता है कॉप्लिक स्पॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, कॉप्लिक स्पॉट्स के बारे में भी क्या हो सकता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मीजल्स जो होते हैं ना, उसको एक और नाम दिया गया है रूबियोला। कौन सा? रूबियोला। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना रूबेला और रूबियोला। रूबियोला जो होता है वो हम किसको बोलते हैं? मीजल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो लेप्रेसी जो है एक डिजीज है, वो किससे कॉज होती है? ऑप्शन दे रखा है मॉस्किटो, बी है रोटावायरस, सी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई और डी है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस सा है, हमें ऑप्शन से भी पता चल रहा है और ऐसे भी हमें पता होना चाहिए कि लेप्रेसी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। अच्छा देखिए, अगर हम लेप्रेसी की बात करें ना, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे लेप्रेसी को डिस्कस भी कर देते हैं, ठीक है। लेप्रेसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये जो CHO का सिलेबस दे रखा है ना, इस सिलेबस के अंदर क्या है, उन्होंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उनको भी इंक्लूड करा है, इसीलिए हम साथ साथ में क्या है, थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरी अगर एडवाइस माने तो आप पेन पेपर लेकर बैठिए, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम उसको थोड़ा नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज नई है और ये आपको पहले से नहीं पता थी, तो आप उसको नोट डाउन कर ले, ताकि जब आप लास्ट में उसका रिवीजन करेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, लेप्रेसी जो होता है ना, उसको हैंसन्स डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैंसन्स डिजीज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमनली अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। कौन सी होती है? अल्नर नर्व, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि पेनफुल नर्व्स होती हैं, ठीक है। नर्व्स जो होती है ना, मीन्स ये जो हम बात कर रहे हैं वो कैसी हो जाएंगी? पेनफुल हो जाएंगी, पेनफुल और थिक क्या हो जाएंगी? पेनफुल, थिकन्ड नर्व्स। और ये इसका क्या होता है? अर्ली साइन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि लेप्रेसी का अर्ली साइन क्या है? पेनफुल थिकन्ड नर्व्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो होता है ना टेस्ट जो किया जाता है, वो होता है हिस्टामिन टेस्ट। कौन सा होता है? हिस्टामिन टेस्ट। या फिर हम एक और टेस्ट होता है, वो होता है एल्डिहाइड टेस्ट, एल्डिहाइड टेस्ट। या फिर होता है अगर हमें ये देखना है कि कौन से टाइप की लेप्रेसी है, ठीक है, टाइप ऑफ द लेप्रेसी को देखने के लिए क्या करते हैं? टाइप को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? लेप्रोमाइन टेस्ट, लेप्रोमाइन टेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर एक फेस होता है,
लियोनिन फेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा लेप्रोसी से रिलेटेड हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैंसर स्प्रेड इन द बॉडी, कैंसर कैसे स्प्रेड होता है। ऑप्शन दे रखा है बाय ब्लड, सेकंड है बाय लिम्फेटिक्स, थर्ड है बाय स्किन और फोर्थ है बाय बोथ ब्लड एंड लिम्फेटिक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा या करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, बाय बोथ द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कैंसर जो होता है मोस्टली ब्लड और लिम्फेटिक्स दोनों से क्या होता है, स्प्रेड होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके स्प्रेड का मोस्ट कॉमन वे जो होता है वो होता है लिम्फेटिक्स से। ठीक है, वो किससे होता है, लिम्फेटिक्स। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो अस्थमा जो होता है ना एक्चुअली क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन, हम उस तरह उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एलर्जिक। तो यहाँ ध्यान रखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट है टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, सेकेंड है टेकिंग वैक्सीन अगेंस्ट द अस्थमा, थर्ड है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू द एलर्जन और डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अस्थमा कैसी है, एक एलर्जिक कंडीशन है, तो आंसर इसका क्या होगा, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू द एलर्जन। अगर एलर्जन से एक्सपोजर ही हम प्रिवेंट कर देंगे तो अस्थमा को भी क्या कर पाएंगे, हम प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स एंड एसी इनहिबिटर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। ठीक है, देखो क्या पूछा हुआ, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स के बारे में और एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इनका यूज जो होता है किसके मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है डायबिटीज, ऑप्शन बी है सीओपीडी, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की जो कंडीशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स और एसी इनहिबिटर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, एसीई इनहिबिटर्स। अच्छा देखिए, एसी इनहिबिटर्स जो होती है ना, मतलब इनको क्या बोला जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, एसी इनहिबिटर्स को नहीं, जो हाइपरटेंशन को रिलीव के लिए हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, एक होती है प्रोपेनालोल। ठीक है, प्रोपेनालोल, एटिनोलोल, लेबेटोलोल, कार्बिडोलोल, एस्मोलोल, नाडोलोल, ये सारी जो होती है ये बीटा ब्लॉकर्स के अंदर होती है, लेबेटोलोल। ठीक है, और जो एसी इनहिबिटर्स होती हैं उसके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड करी जाती है, एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ये सारी जो होती है ये किसके अंदर इंक्लूड करी जाती है, एसी इनहिबिटर्स, रेमिप्रिल, ये सारी मेडिकेशंस एसी इनहिबिटर्स के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर लेबेटोलोल जो है ना ये जो होती है सेफेस्ट होती है किसके अंदर, प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लेबेटोलोल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर। ठीक है, मींस यहाँ पे क्या है, ओआरएस की बात हो रही है ना, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, उसको किसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखिए रिहाइड्रेशन, यहाँ पे क्या बोला है, रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन कब देते हैं, जब कंडीशन किसकी होती है, डिहाइड्रेशन। मींस अगर पेशेंट को क्या है, लूज स्टूल है या डायरिया वगैरह की कंडीशन है उसके अंदर। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए है कोलेरा, बी है टाइफाइड, थर्ड है टीटेनस, फोर्थ है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो टीटेनस के अंदर तो डिहाइड्रेशन होता नहीं और ना ट्यूबरक्लोसिस, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। अब टाइफाइड है और कोलेरा है, तो कोलेरा जो होता है ना इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, राइस वाटर स्टूल होता है। कैसा होता है, राइस
वाटर स्टूल, ठीक है। और इसके अंदर डायरिया की कंडीशन होती है। कैसी होती है? डायरिया की कंडीशन होती है। कैसा होता है? राइस वाटर स्टूल, या हम बोल सकते हैं उसको राइस वाटर डायरिया बोल सकते हैं। और अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कितना फ्रीक्वेंट होता है, तो वो होता है 30 to 40 टाइम्स, ठीक है। कितना होता है? 30 to 40 टाइम्स पर डे। एक दिन के अंदर 30 से 40 टाइम्स पेशेंट को डायरिया होगा। मींस मतलब कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को क्या हो जाएगा, इससे डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उस डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको रिहाइड्रेशन देंगे, मींस हाइड्रेशन फिर से देंगे, ठीक है। और वो कैसे देंगे हम? ORS के थ्रू, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या देंगे? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन थेरेपी, ठीक है। अगर आपको ORS के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने नॉर्सेट के लिए जो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 है उसके अंदर ORS को अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कोलेरा की बात करें तो कोलेरा के अंदर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो ये होता है विब्रियो कोलेरा से, इसका कॉजिंग जो एजेंट है कॉजेटिव, वो कौन सा है? विब्रियो कोलेरा, जो कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। राइस वाटर डायरिया होता है इसके अंदर, ये देखा हमने राइस वाटर डायरिया, फ्रीक्वेंसी 30 से 40 टाइम्स होती है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज होती है, एक होता है स्कैफोल्ड एब्डोमेन, स्कैफोल्ड एब्डोमेन, और एक होता है वॉशरमैन लाइक एब्डोमेन, है ये, है ना। और एक होता है वॉशरमैन लाइक हैंड्स एंड फीट, ठीक है। जो धोबी होता है ना, जो कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उसके जैसे हाथ होते हैं ना रफ, और स्किन पील ऑफ हो रखी होती है, वैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरिया वगैरह होगा तो वो बार बार अपने हाथ वगैरह धोएगा, तो उससे क्या होगा कि वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन से होगा ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम कोलेरा के ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है, तो उसके अंदर हम कौन सी देते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं, अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो अडल्ट के अंदर तो हम कौन सी देते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। और चिल्ड्रन के अंदर हम कौन सी देते हैं? चिल्ड्रन में देते हैं हम कॉट्रीमोक्साजोल, कॉट्रीमोक्साजोल, ठीक है। और कोलेरा की वैक्सीन भी होती है, और उस वैक्सीन को कौन से रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। तो यहाँ पे कोलेरा के लिए बस कुछ चीजें ये हमें ध्यान रखनी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये पैटर्न पसंद आया, या आप अपने हिसाब से कौन सा ऐसा पैटर्न है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको इंक्लूड करना चाहते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।